हेलो स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई है और आज के वीडियो लेक्चर में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया होगा, किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। इलेक्ट्रोफाइल किसी सबस्ट्रेट पे अटैक करता है और वहां से इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस करके खुद वहां पे जाके बैठ जाता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी। आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो आप लोग कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म में थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद आप थोड़ा बहुत तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म समझने लगे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैकेनिज्म किस टाइप की होती है। यही मैकेनिज्म आपके कोर्स में दी हुई है, चाहे वो एल्काइल हैलाइड हो, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो एल्डिहाइड कीटोन्स हो, सब में इसी टाइप की मैकेनिज्म, यही रिएक्शंस आपकी उन चैप्टर्स में यूज होगी। अगर आपने यहाँ पे मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर ली तो वहां पे चैप्टर सेपरेट, जब चैप्टर पढ़ेंगे आप तो वो पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आज नंबर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। जिस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक थी उसी तरह न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रोफिलिक में इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, न्यूक्लियोफिलिक में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक में सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा था, यहां पे न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। सेम रिएक्शन उसी तरह है, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था, यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मान लीजिए जैसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इन दीज रिएक्शंस द अटैकिंग रिएजेंट्स इज न्यूक्लियोफाइल। जो अटैकिंग रिएजेंट होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा, एंड द ग्रुप विच इज सब्स्टिट्यूटेड, जो ग्रुप बाहर जाएगा वो भी इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, वो भी न्यूक्लियोफाइल ही होगा। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था और इलेक्ट्रोफाइल ही बाहर निकल रहा था। यहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और न्यूक्लियोफाइल ही बाहर जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को हम जनरल NU से दिखाते हैं। NU इस तरह से न्यूक्लियोफाइल बुक्स में लिखा मिलेगा आपको कि इस तरह से न्यूक्लियोफाइल जो भी नेगेटिव चार्ज हो, लेकिन आप अटैकिंग रीजन पढ़ चुके हो तो न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल मतलब लोन पेयर रखने वाला भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल को जनरल टर्म NU से दिखाते हैं। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, एल्काइल हैलाइड ज्यादातर आपके कोर्स में है तो वही बता रहा हूं मैं। वैसे न्यूक्लियोफिलिक कई जगह और हो सकती है, लेकिन एल्काइल हैलाइड आपके कोर्स में है तो वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। एल्काइल हैलाइड मान लिए RX ले रहे हैं आप, एल्काइल ग्रुप और इससे हैलोजन लगा हुआ हेलो एल्केन आपके कोर्स में है, RX ले लिया। R मतलब एल्काइल ग्रुप और X मतलब कोई भी हैलोजन। यहां पे आकर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल है और वो यहां पे अटैक करना चाहता है। अगर अटैक करना चाहेगा तो क्या होगा, यहां से न्यूक्लियोफाइल निकले, ये न्यूक्लियोफाइल को यहां से रिप्लेस कर देता है। ये X का है, X हेलोजन है, तो सबस्ट्रेट एल्काइल ग्रुप में कार्बन है, तो कार्बन और हेलोजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, हेलोजन की। तो हेलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर हेट्रोलिटिक फिशन करेगा, ये हेट्रोलिटिक फिशन करेगा और ये इससे अलग हो जाएगा। R ग्रुप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा और यहां पे आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा। ये NU जुड़ गया और अलग क्या हो गया, X माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह अलग हो गया। X माइनस हो गया मतलब न्यूक्लियोफाइल। इसे कहते हैं लीविंग ग्रुप। ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, इसे कहते हैं लीविंग ग्रुप। वहां पे भी लीविंग ग्रुप था। आप ना समझिएगा कि न्यूक्लियोफाइल में ही हमने लीविंग ग्रुप यूज किया, वहां पे जो इलेक्ट्रोफाइल निकल रहा था वो भी लीविंग ग्रुप ही था। तो जो सबस्ट्रेट से निकल के बाहर जाए उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो। जो बाहर जाएगा उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक है। बात समझ में आ रही है। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस करके खुद बैठ जाए वहां पे, तो इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। वहां पे क्या था, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा था और इलेक्ट्रोफाइल को रिमूव करके खुद वहां पे बैठ रहा था, तो वो थी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और यहां पे सब्स्टिट्यूशन किससे हुआ है, न्यूक्लियोफाइल से। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल से सब्स्टिट्यूशन हो रहा था तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यहां पे न्यूक्लियोफाइल से हो रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो न्यूक्लियोफाइल बाहर जाता है उसे कहते हैं लीविंग ग्रुप। पहले इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम चलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर। जो ये लिविंग ग्रुप है, अब देखिए ये चीज और समझिए, ये लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है तो एक बात तो आपके माइंड में आनी चाहिए, जो जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप को अपने से, जो एल्किल हैलाइड या जो भी सबस्ट्रेट
जितनी जल्दी न्यूक्लियोफाइल को अपने से निकाल देगा वो रिएक्शन फास्ट होगी, जो देर में निकालेगा वो रिएक्शन स्लो होगी। ये बात समझ जाइएगा कि अगर आपसे पूछे कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी, तो आप नेचर देख के एल्किल हैलाइड का नेचर देखकर, एल्काइल हैलाइड का नेचर देख के बता देंगे कि कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी और कौन सी रिएक्शन स्लो होगी। जो जितनी जल्दी से इसको रिमूव कर देगा, जो जितनी जल्दी से लिविंग ग्रुप को निकाल देगा वो रिएक्शन फास्ट होगी, और जो देर में निकालेगा वो रिएक्शन स्लो होगी। तो पहले एक पॉइंट लिख लीजिए। तो इसका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, रेट मतलब स्पीड, रिएक्शन की स्पीड, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के, लीविंग ग्रुप टेंडेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है वो रेट ऑफ लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो जितनी जल्दी, जो एल्काइल हैलाइड या जो भी चीज है, एल्काइल हैलाइड नहीं, जहां भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, जहां जिस जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, जो जितनी जल्दी, जो लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी से रिमूव हो जाएगा, जो जितनी जल्दी से रिमूव हो जाएगा वो उतना तेज रिएक्शन होगी, वो रिएक्शन उतनी ही तेज होगी। ठीक है, तो लिविंग ग्रुप टेंडेंसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और वीक बेस जो होते हैं, एक चीज और लिख लीजिए, वीक बेस होते हैं, वीक बेस सबसे अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। वीक बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। वीक बेस इज बेस्ट लिविंग ग्रुप। इसका स्क्रीनशॉट लें, इसमें थोड़ा और समझा जाएगा। ठीक है, वीक बेस जो होते हैं वो बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं। थोड़ा सी बात इसमें और समझते हैं। अब वीक बेस इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप। देखिए, ये कई आपके कोर्स में एल्किल हैलाइड है तो उसी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे हमने आपसे कहे HI, HBr, या ये कहिए, शुरू से लिख लीजिए, HF, HI, HCl और HI, सॉरी HCl, HBr, HI। सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HF, HCl, HBr, HI में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? देखिए, ये हाइड्रा एसिड है, ये हाइड्रा एसिड है, हाइड्रोजन के ये एसिड है, हाइड्रा एसिड है। एक पॉइंट कहीं पे नोट कर लीजिएगा आप लोग कि ये ओनली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। हाइड्रा एसिड की प्रॉपर्टी ओनली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो ग्रुप और पीरियड दोनों में बढ़ती है, इंक्रीज करती है। ये हाइड्रा एसिड प्रॉपर्टी जो है, हाइड्रा एसिड प्रॉपर्टी, ये ओनली पीरियोडिक प्रॉपर्टी है विच increases in both group and period। ये ऐसी अकेली हाइड्रा एसिड बनाने की प्रॉपर्टी एक ऐसी अकेली प्रॉपर्टी है पूरी पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप और पीरियड दोनों में इंक्रीज करती है। मतलब कि अगर पीरियड में बढ़ेंगे, पीरियड में इंक्रीज होंगे तो हाइड्रा एसिड बनाने की प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इसमें बढ़ेगी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? HI, उसके बाद ये, उसके बाद ये। बात समझ में आई? हाइड्रा एसिड प्रॉपर्टी ग्रुप और पीरियड दोनों में बढ़ती है। तो ऊपर सबसे नीचे कौन है? आयोडीन है, तो इसका हाइड्रा एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। इसका हाइड्रा एसिड, हाइड्रोजन से साथ बना हुआ एसिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा HI। आप ये भी जानते हो कि आपने ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है।
जो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं उनका कॉन्जुगेट बेस उतना वीक होता है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर थोड़ी बात और समझाते हैं आपको। तो फ्लोरीन का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? F माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस Cl माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस Br माइनस, इसका कॉन्जुगेट बेस I माइनस। ठीक है, ये एसिड हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HI। तो ये सब, इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक होगा। तो कॉन्जुगेट बेस की प्रॉपर्टी क्या होगी? कॉन्जुगेट बेस की प्रॉपर्टी ये होगी। समझ में बात आ रही है? तो सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस कौन होगा? I माइनस। तो जो जितना वीक बेस होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। यहां से इसको समझ सकते हैं, जो जितना वीक बेस होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। याद रखिएगा इसको। ये जो हमारा वीडियो लेक्चर है ये सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए है। कंपटीशन के बच्चों के लिए मैं दूसरा वीडियो लेक्चर डालूंगा, उसमें से देख लीजिएगा कि कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ बोर्ड के बच्चों के लिए, उतना ही स्टैंडर्ड रखूंगा जितना बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड के बच्चे अच्छा कर पाए। ये सिर्फ बोर्ड के लिए वीडियो लेक्चर है, कंपटीशन के लिए वीडियो लेक्चर नहीं, क्योंकि कंपटीशन में पढ़ाने रहूंगा अभी हमें बहुत कुछ बताना पड़ जाएगा, इसलिए सिर्फ बोर्ड के लिए वीडियो लेक्चर है। तो हाइड्रो एसिड प्रॉपर्टी, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड HI, तो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे वीक। तो जो जितना वीक बेस होगा वो उतना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लो, लिख लिए ये कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस, ये बेस है। जितना वीक बेस उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, तो अगर हम कंपेयर करें एल्काइल हैलाइड में RF, RCl, RBr और RI, सबसे ज्यादा तेजी से न्यूक्लियोफिलिक कौन देगा? सबसे तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सा देगा? ये बात याद बताइए। सबसे तेजी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन देगा? जो जितनी जल्दी लिविंग ग्रुप को निकाल दे। ठीक है, और लिविंग ग्रुप वीक बेस सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप। तो सबसे वीक बेस किससे जुड़ा हुआ है? सबसे वीक कॉन्जुगेट बेस किससे जुड़ा हुआ है? RI से। सबसे तेज रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज्यादा तेज कौन देगा? RI, फिर HBr, बेस। ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, याद रखिएगा। कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। सबसे तेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा RI, उसके बाद RBr, उसके बाद RCl, उसके बाद RF। ठीक है, बात समझ में आई? ये जनरल ट्रेंड है, एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये जनरल ट्रेंड है जो बोर्ड में ही पूछा जाएगा। ठीक है, यहां हम एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहे हैं कि अब हम कहीं पे यहां पे एल्काइल हाइड का लगा दें। ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन जनरल ट्रेंड ये सबसे तेज देगा RI, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे तेज देगा RI, उसके बाद RBr, उसके बाद एल्काइल क्लोराइड, उसके बाद एल्काइल फ्लोराइड। ठीक है, सबसे तेज देगा RI। क्यों? क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो बनेगा I माइनस, वो सबसे वीक बेस है, और वीक बेस सबसे स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है। चलिए, ये तो बात हो गई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की। अब कुछ बातें, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कुछ अंदर चल के देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आखिर है क्या। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? बहुत अच्छे समझिएगा, वो अच्छा समझ में आएगा। जितने कंफ्यूजन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के हैं सब दूर हो जाएंगे। तो एक पॉइंट लिख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ, एक पॉइंट लिखिए, शुरू करता हूं मैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ alkyl halide, depending upon the nature of alkyl halide and reaction condition
कंडीशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is of two type. एल्किल हैलाइड के नेचर और रिएक्शन कंडीशन के बेसिस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है। एक को कहते हैं हम यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं इसको SN1 से। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन with order 1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद ऑर्डर 1। और सेकंड होता है बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 से दिखाते हैं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद ऑर्डर 2। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर समझते हैं क्या होती है ये। चलिए देखिए बच्चों, बहुत ही कंफ्यूजिंग है और कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है, समझने का फेर है कि अच्छी तरह से समझ लीजिए इसको। कोई कंफ्यूजन इस वीडियो लेक्चर के बाद आपके माइंड में SN1 और SN2 में कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा। देखिए देखिए एक चीज, हम दो एल्किल हैलाइड लेते हैं। हमने दो एल्किल हैलाइड ली, एक में हमने टर्शरी लिया, ब्रोमाइड लिया, ये टर्शरी है, ठीक है। एक में हमने प्राइमरी लिया, ये टर्शरी एल्काइल ब्रोमाइड है, ये प्राइमरी एल्काइल ब्रोमाइड है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ये टर्शरी है, ये टर्शरी एल्काइल ग्रुप है और ये प्राइमरी एल्काइल ग्रुप है। टर्शरी और प्राइमरी समझते ही है, बता चुका हूं मैं, पहले ही डीओसी का लेक्चर मेरा इसी पे था, ठीक है। टर्शरी और प्राइमरी। अब मान लीजिए इस पर हमने न्यूक्लियोफाइल, मान लीजिए कोई OH है, इसका अटैक करवाया और इस पर भी करवाया, इस पे भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया। तो इस लेक्चर की शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे अटैक करेगा, ये लीविंग ग्रुप इसको छोड़ देगा और न्यूक्लियोफाइल यहां पे बैठ जाएगा, यहां पे OH लग जाएगा, CH3, ठीक है। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, यही चीज होगी, ये लिविंग ग्रुप छोड़ेगा और ये आके इस पे अटैक कर देगा, क्या मिल जाएगा, ठीक है। और ये Br जो है ये फ्री हो जाएगा,
इसमें भी Br फ्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है जो हमने लेक्चर की शुरुआत ही इसी से की है कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे, लिविंग ग्रुप इसको छोड़ दे और लिविंग ग्रुप इससे अलग हो जाए। ये भी अल्कोहल बना लिया, ये भी अल्कोहल बना लिया। ये तो नेचर पे है, यहाँ पे टर्शियरी अल्कोहल बना, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल बना। ये तो नेचर पे है कि कौन सा आपने एल्काइल हाइलाइट लिया। ठीक है, एल्काइल हाइलाइट लिया है। बात समझ में आ रही है कि न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों है, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है और ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल ही रिमूव कर दिया, रिमूव हुआ। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और न्यूक्लियोफाइल ही रिमूव हुआ। दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नो डाउट 100% सही है कि दोनों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन डाउट, अब इन दोनों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? जो आपने इनपुट लिया था वही आउटपुट मिला प्रोडक्ट के फॉर्म में। आपने टर्शियरी लिया तो टर्शियरी अल्कोहल मिला, आपने यहां पे प्राइमरी लिया है तो यहां पे प्राइमरी मिला। कोई फर्क है दोनों में? नहीं फर्क। ये तो नेचर पे है, जो आपने रिएक्टेंट लिया प्रोडक्ट वैसा ही तो बनेगा। प्रोडक्ट जो आपने रिएक्टेंट लिया है वही आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, जो आपने रिएक्टेंट लिया है वही आपको प्रोडक्ट मिला है। एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को, लिविंग ग्रुप को, इसको यहां से हटा दिया। देखिए दोनों को सही लग रहा है, समझ में आ रही बात? लेकिन कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है, कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। यही इसी को कहते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो दो टाइप्स हमने लिखवाए हैं आपको, यूनिमॉलिक्यूलर और बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने लिखवाया है, यहीं से इसका डिवीजन शुरू होता है। इन दोनों में से एक है यूनिमॉलिक्यूलर और एक है बाईमॉलिक्यूलर। एक है यूनिमॉलिक्यूलर और एक है, दूसरी है बाईमॉलिक्यूलर। अब इसमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे कि कौन सी यूनिमॉलिक्यूलर है, कौन सी बाईमॉलिक्यूलर है? कंफ्यूजन यहीं से शुरू होता है। इन दोनों रिएक्शन से में एक यूनिमॉलिक्यूलर है, दूसरी बाईमॉलिक्यूलर है। अब कैसे डिसाइड करोगे कौन यूनिमॉलिक्यूलर है, कौन बाईमॉलिक्यूलर है? तो ये चीज, इस चीज को प्रूफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने नहीं किया। इस मैकेनिज्म को कि किसको यूनिमॉलिक्यूलर कहें, किसको बाईमॉलिक्यूलर कहें, इसको प्रूफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करती। इसको प्रूफ दूसरी तरह की केमिस्ट्री करती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो पार्ट नहीं है। इसको प्रूफ करती है केमिस्ट्री का ही दूसरा पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का ही दूसरा चैप्टर आपके इंटरमीडिएट कोर्स में है, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सिंपल रिएक्शन मिल गई, आपने टर्शियरी ब्रोमाइड लिया, टर्शियरी अल्कोहल मिल गया, प्राइमरी ब्रोमाइड लिया, प्राइमरी एल्किल हैलाइड लिया, प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। ये तो सिंपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है। ये जो डिवीजन पैदा हुआ कि यूनिमॉलिक्यूलर कौन होगी, बाईमॉलिक्यूलर कौन होगा, इसकी स्टडी जब की गई केमिकल काइनेटिक्स से, तब ये डिवीजन क्रिएट हुआ कि किसको आप यूनिमॉलिक्यूलर कहोगे और किसको बाईमॉलिक्यूलर कहोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पार्ट नहीं है, ये पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स ने ये डिवीजन पैदा किया है दोनों में। जब केमिकल काइनेटिक्स ने ये प्रूफ कर दिया कि एक रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है और दूसरी रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर है, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको एज्यूम किया गया कि ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा तो ये प्रोडक्ट मिला होगा। आपको बता चुके हैं केमिस्ट्री इज हाइपोथेटिकल, केमिस्ट्री इज टोटली हाइपोथेटिकल। मींस रिएक्शन, ये बॉन्ड टूटा, वो बॉन्ड, हमने पहले ही वीडियो लेक्चर में बता दिया था आपको कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हैं सब हाइपोथेटिकल है। इसका प्रूफ कुछ नहीं है, बस प्रूफ इतना है कि एग्जैक्ट जो एज्यूम किया गया वो एग्जैक्ट सही हो गया। पहले प्रोडक्ट बना लिया गया, पहले प्रोडक्ट बना लिया गया, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म को एज्यूम किया जाता है। प्रोडक्ट बनाकर उसकी मैकेनिज्म को एज्यूम किया जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे हुआ होगा, ये आके न्यूक्लियोफाइल अटैक किया होगा, इसने ऐसे किया होगा, आगे से अटैक किया, ये पीछे से अटैक किया। तो ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन है सब हाइपोथेटिकल है। तो इन दोनों में SN1 और SN2 में डिवीजन दिखाया केमिकल काइनेटिक्स ने, फिर इसकी मैकेनिज्म को
प्रूव किया, फिर इसकी मैकेनिज्म को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने प्रूव किया कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, इसलिए डिवीजन हुआ। तो पहले बात ये समझ लीजिए, इन दोनों में डिवीजन पहले समझ लीजिए कि दोनों एल्कोहल बना रहे हैं। नेचर, आपने टर्शरी ब्रोमाइड लिया था तो टर्शरी एल्कोहल मिल गया आपको, प्राइमरी ब्रोमाइड लिया था तो प्राइमरी अल्कोहल मिल गया। इसमें क्या खास बात है, आपने जो रिएक्टेंट लिया वही प्रोडक्ट मिल गया आपको। लेकिन इसमें एक SN1 है, एक SN2 है, मतलब एक यूनिमॉलिक्यूलर है, एक बाईमॉलिक्यूलर है। इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने नहीं समझाया, ये डिवीजन समझाया केमिकल काइनेटिक्स ने। जब केमिकल काइनेटिक्स ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया कि एक रिएक्शन यूनिमॉलिक्यूलर है, दूसरी रिएक्शन बाईमॉलिक्यूलर है, तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने अपनी इस पे मैकेनिज्म दी कि ऐसे ऐसे हुआ होगा तो ऐसे मिला होगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में आ गई है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लें। हाँ भाई, तो इसको समझने के लिए हम थोड़े केमिकल काइनेटिक्स में चलते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम चलते हैं तो आपने थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो थोड़ा बहुत आपने केमिकल इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही होगा 100%। वहीं से समझते हैं इसको। देखिए, देखिए मान लीजिए कोई रिएक्शन है A प्लस बी, ये रिवर्सिबल साइन लगाते थे, याद है केमिकल इक्विलिब्रियम में? यहां पे क्या लिखते थे? KF KB लिखते थे। उसके बाद C प्लस डी बनाते थे। फिर एक टर्म आता था RF RB, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। याद है कुछ? लॉ ऑफ मास एक्शन प्रूव किया था। रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड, और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट। जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है RF, वो क्या था? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। याद है कुछ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था। ठीक है, तो रिएक्टेंट जितने होंगे, अभी इतना समझ लीजिए, केमिकल काइनेटिक्स अगर नहीं पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़े हो तो इतना समझ लीजिए कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता था? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता था। ठीक है, अगर मान लीजिए कंसंट्रेशन, अगर रिएक्टेंट एक है तो एक की पावर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एक पे डिपेंड करेगा। अगर दो हैं तो B की पावर 1 पे। पावर दोनों रेट में जुड़ जाती है तो इसका रेट कितना होगा? 2 आएगा। इसका रेट कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना करे, अगर मान लीजिए एक तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है और दूसरी कंसंट्रेशन पे डिपेंड ना, B जो है, ये रेट जो है वो B के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ऊपर पावर 0 लगा देते हैं। ऊपर पावर 0 लगा देते हैं। खैर, ये तो केमिकल काइनेटिक्स की बात है, मैं भी अपना वीडियो लेक्चर डालूंगा केमिकल काइनेटिक्स पे। लेकिन अभी ये समझ लीजिए कि RF जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही कंसंट्रेशन पे ये डिपेंड करेगी। बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट समझ में आ गई बात, कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट को दिखाते हैं dx/dt, स्मॉल चेंज। ये हम पढ़ाएंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स का वीडियो मेरा देखिएगा, उसमें सब कुछ बताया है। तो dx/dt आप इतना समझ लो, केमिकल इक्विलिब्रियम अगर पढ़े हो तब भी समझ जाओगे कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब देखिए केमिकल काइनेटिक्स में ही एक चीज दी गई है, केमिकल काइनेटिक्स में ही एक चीज दी गई है। अगर कोई रिएक्शन, मान लीजिए कोई रिएक्शन, अगर A प्लस बी Z में कन्वर्ट हो रहे हैं, A और B Z में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये कोई रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट, कई रिएक्शन है कि एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है,
एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो रही है, मतलब ए से जेड तक, मानिए चलिए दो, मानिए एक ही ले लीजिए, ए से जेड में कोई चीज कन्वर्ट हो रही है, ये एक डायरेक्ट नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली हो रही है, मतलब ए पहले बी में बदल रहा है, उसके बाद बी बाद में जेड में बदल रहा है, मतलब कि पहले एक कोई इंटरमीडिएट बना, ए से जेड तक जाने में उसने 2 स्टेप लिए, एक स्टेप में पहले इंटरमीडिएट बना, बी इंटरमीडिएट बना, और बी इंटरमीडिएट बाद में जेड में चेंज हो गया। कई रिएक्शन ऐसी होती हैं केमिस्ट्री में, कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो 2 स्टेप में, सिंगल स्टेप में नहीं होती, कई स्टेप में होती हैं, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज को, केमिकल काइनेटिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो हर कोई रिएक्शन अगर एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो रेट कहां से निकालेंगे? हो सकता है कि हर स्टेप में रिएक्टेंट अलग अलग हो, हर स्टेप में रिएक्टेंट अलग अलग हो, तो रेट कहां से निकालते हैं? रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं। स्लोवेस्ट, जो सबसे धीमा स्टेप होगा वहीं से रेट निकालेंगे। अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो रिएक्शन का रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से दिखाते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। रेट स्लोवेस्ट स्टेप को ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, RDS, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन रेट समझ गए कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जितने रिएक्टेंट होंगे वही इसका, अभी इतना समझ लो, जितने रिएक्टेंट होंगे वही इसका रेट होगा। जितने रिएक्टेंट होंगे वो कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, जितने रिएक्टेंट होंगे वही उसका रेट होगा, ठीक है। अब बात समझिए, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है, तो रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं। रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से निकालते हैं। स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, RDS। स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है, RDS, ठीक है। बात समझ में आई कि ये है केमिकल काइनेटिक्स का फंडा। इसी केमिकल काइनेटिक्स से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बांटा गया है यूनिमॉलिक्यूलर और बायोमॉलिक्यूलर। अब यहां से आप समझ गए होंगे कि जो यूनिमॉलिक्यूलर है उसमें एक रिएक्टेंट होगा। यूनिमॉलिक्यूलर में कितने रिएक्टेंट होंगे? एक रिएक्टेंट होगा। और बाईमॉलिक्यूलर में कितने रिएक्टेंट यूज हुए होंगे? 2 यूज हुए होंगे। डिवीजन समझ में आ गया? यूनिमॉलिक्यूलर बाईमॉलिक्यूलर का डिवीजन समझ में आ गया कि यूनिमॉलिक्यूलर में क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। अगर रिएक्टेंट 1 है तो रेट 1 होगा, अगर रिएक्टेंट 2 है। अभी समझिए केमिकल काइनेटिक्स की सिंपल भाषा बता रहे हैं आपको, टिपिकल भाषा केमिकल काइनेटिक्स की, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में ही आप समझ पाओगे, ठीक है। अभी इतना समझ लो कि अगर रिएक्टेंट 1 है तो रेट 1 होगा, अगर रिएक्टेंट 2 है तो रेट 2 होगा, अगर रिएक्टेंट 3 है तो रेट 3 होगा। बस नंबर ऑफ मोल, कंसंट्रेशन समझते हो ना, एक्टिव मास की पावर, वो सब याद है ना। तो सिंपल भाषा में ये समझ लो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट 1 है तो रेट 1, रिएक्टेंट 2 तो रेट 2, रिएक्टेंट 3 तो रेट 3, ठीक है। और अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो रेट हमेशा स्लोवेस्ट स्टेप से निकालेंगे। स्लोवेस्ट स्टेप ही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। बात याद रखना, केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगा। समझ में आगे बात आ गई, ठीक है। यहीं से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का डिवीजन शुरू होता है। जहां पे रिएक्टेंट 1 होगा यूनिमॉलिक्यूलर, जहां पे रिएक्टेंट 2 होंगे वो बाईमॉलिक्यूलर, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं न्यूक्लियोफिलिक। ये समझ में आ गई बात? रफ कर दें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम शुरू करते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन हेडिंग डाल लीजिएगा, SN1 रिएक्शन। पूरा हेडिंग डाल बता चुके हैं पूरी। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
यूनिमॉलिक्यूलर फिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखिए क्या होता है। जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है, अब बताता हूं आपको, जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है वो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। टर्शरी हैलाइड जो बताया था अभी हमने, कार्बन यहां पे OH आके अटैक कर रहा था और यहां पे क्या बन रहा था, ये हो रहा था। ठीक है, तो यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टर्शरी एल्किल हैलाइड में आपको देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी वो भी बताता हूं मैं। पहले इसकी कंडीशन दिखाता हूं। देखिए, जो न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट पे। तो हमेशा सॉल्वेंट जो इसमें होना चाहिए, जो सॉल्वेंट होना चाहिए हमेशा पोलर समझ रहे हैं, डाइपोल पोलर होना चाहिए, प्रोटिक होना चाहिए जिसमें प्रोटॉन हो, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। इसका काम क्या है ये बताऊंगा मैं, कि इसमें यूनिमॉलिक्यूलर में हमेशा सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए, जैसे वाटर, जैसे एल्कोहल, जैसे एसिड। ठीक है, बात समझ में आई। पोलर प्रोटिक होना चाहिए। देखिए H और OH में पोलर बनता है, ये पोलर बॉन्ड। ठीक है, डाइपोल इसमें भी बनेगा OH प्लस, इसमें भी बनेगा CH3CO माइनस और H प्लस, पोलर बन रहा है। ठीक है, और प्रोटिक मतलब प्रोटॉन होना चाहिए, इसमें प्रोटॉन है H, इसमें भी प्रोटॉन हाइड्रोजन को रिलीज करेगा, इसको भी H देगा। तो SN1 रिएक्शन की कंडीशन ये है कि ये पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। मैं सब नोट्स में आपको दूंगा इसको। ठीक है, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। काम क्या है बताऊंगा। पहले तो हमने बताया कि जो टर्शरी एल्किल हैलाइड है वो SN1 रिएक्शन देते हैं। देखिए पहले इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, उसके बाद ध्यान देते हैं। देखिए जैसे एल्किल हैलाइड है टर्शरी, OH माइनस। अब देखिए इस पे अटैक करें, एक चीज बताइए, आपको खुद दिख रहा होगा इस कार्बन पे कितने ग्रुप लगे हुए हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है, कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड है और चारों वैलेंसी पे बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। चारों वैलेंसी पे बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं। मेथाइल, देखिए मेथाइल बैठा हुआ है, कितने बड़े बड़े ग्रुप हैं। तो क्या यह पॉसिबल है कि OH आके इससे अटैच हो जाए बगैर किसी को रिमूव किए? आप खुद बताइए कि क्या ये पॉसिबिलिटी है? कोई पॉसिबिलिटी है इसमें कि OH डायरेक्ट आके इससे जुड़ जाए बिना किसी को रिमूव किए? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी कोई जगह इस कार्बन पे कोई स्पेस ही नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस कार्बन पे कोई स्पेस, इस क्लोरीन से OH इस तरफ आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि इस पे नेगेटिव, क्लोरीन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब ये पोलराइज होगा, जब ये पोलर बनेगा तो कार्बन से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींच के पार्शियल नेगेटिव और ये क्या पार्शियल पॉजिटिव नहीं हो जाएगा? OH पे भी नेगेटिव, क्लोरीन पे भी नेगेटिव, रिपल्शन दोनों में होगा नेगेटिव नेगेटिव का। इस एंड से ये आ नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, इस एंड से ये आ नहीं सकता। और दूसरे साइड में सब मेथाइल लगे हुए हैं, 3 कार्बन वैलेंसी के। सब पे कौन लगे हुए हैं? मेथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। मेथाइल स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इतने बड़े बल्कि ग्रुप हैं, ये स्पेस खुद कवर किए हुए हैं, तो ये OH को अपने साइड से घुसने नहीं देंगे, नहीं घुसने। तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि OH आके डायरेक्ट इससे जुड़ जाए। नहीं पॉसिबिलिटी ना, तो क्या होगा?
तो क्या होगा, तो होगा ये कि फर्स्ट स्टेप में फिर ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी, ये रिएक्शन 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप में एल्किल हाइलाइट का आयोनाइजेशन होगा, एल्किल हाइलाइट का आयोनाइजेशन होगा, ये टूट जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा कार्बोकैटायन में और प्लस Cl माइनस में। फर्स्ट स्टेप में इसका आयोनाइजेशन होगा, कार्बोकैटायन बनेगा, ये इंटरमीडिएट है इसी रिएक्शन का, ये इंटरमीडिएट है इस रिएक्शन का। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा, ये रिएक्शन स्लो होगी, ये रिएक्शन स्लो होगी और अगले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा और OH बनाएगा, ठीक है, OCl जो है, ठीक है, बात समझ में आई। ये रिएक्शन 2 स्टेप में, ये स्टेप जो होता है वो फास्ट होता है। अभी मैं बता चुका हूं कि अगर रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो, अगर कोई रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो रही हो तो हमेशा रेट कहां से निकालते हैं, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, तो इसका रेट डिटरमिनिंग स्टेप कौन होगा, रेट डिटरमिनिंग स्टेप स्लो वाला होगा, ये होगा इसका RDS। रेट डिटरमिनिंग स्टेप इसका RDS कौन होगा, ये होगा। इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं, सिर्फ एक। इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट हैं, सिर्फ एक, इसलिए इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ बात आ गई कि टर्शियरी एल्किल हैलाइड को कि क्यों इसको क्यों यूनिमॉलिक्यूलर कहते हैं। ये क्योंकि टर्शियरी एल्किल हैलाइड इतना बल्की ग्रुप है, इसकी चारों वैलेंसी पे बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसको चारों वैलेंसी पे बड़े बड़े ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो न्यूक्लियोफाइल को कोई जगह ही नहीं मिलती है कि कहां से जाके इस पे अटैक करें। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप में ये प्रेफर करता है कि इसका आयोनाइजेशन हो, फर्स्ट स्टेप में प्रेफर करता है इसका आयोनाइजेशन हो और सेकेंड स्टेप में प्रेफर करता है कि न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करे। बात समझ में आ रही है, ठीक है, समझ में आ रही है। अब दूसरी बात, यहां पे सॉल्वेंट का क्या रोल है, कि जो मैंने बताया था कि प्रोटिक होना चाहिए, ठीक है, पोलर होना चाहिए, इसका क्या यूज है, इसका देखिए, उसका ये समझ में आ गई बात। अब देखिए इसका यूज क्या है। पहला यूज ये है कि यहां पर पॉजिटिव और क्लोरीन दोनों भी तो हैं, पॉजिटिव भी बन रहे हैं और क्लोरीन, ये भी तो एक न्यूक्लियोफाइल है, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है, क्लोरीन माइनस न्यूक्लियोफाइल है। क्लोरीन माइनस वापस भी तो इससे जुड़ सकता है, क्लोरीन माइनस इससे वापस भी जुड़ सकता है। बात समझ में आ रही है कि मतलब कि ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है, हम यहां तक रिएक्शन को ले ही ना जाए, OH तक ये आपस में टूटे फिर आपस में जुड़ जाए। यहां पे काम आता है प्रोटिक का, जो आपको बताया था प्रोटिक सॉल्वेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे वाटर यूज किया, यहां पे वाटर यूज किया, तो वाटर पता क्या करेगा, एक वाटर के बहुत मॉलिक्यूल हैं, तो वाटर आकर इसके चारों तरफ एक घेरा बना लेगा, इस क्लोरीन के चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल इस तरह से इसको लॉक कर देगा, वाटर मॉलिक्यूल इसको लॉक कर देगा, वही प्रोटिक जो बता रहे हैं इसको लॉक कर देगा। ये OH पॉजिटिव, क्लोरीन पे नेगेटिव, H पे क्या है पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, ठीक है। ये चारों तरफ इसको अपने प्रोटॉन से इसको क्या करेगा, बिल्कुल लॉक कर देगा, रिएक्शन नहीं करने देगा, ठीक है, लॉक कर देगा। और दूसरे जो वाटर होंगे उसके OH जाके इस पे अटैक कर देंगे। अब वाटर पोलर का मतलब क्या हो, पोलर जो होते हैं उनका सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सॉल्वेंट की वो प्रॉपर्टी होती है जो बॉन्ड को ब्रेक करती है। सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है 80, ठीक है।
तो वो जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट ने दो रोल प्ले किए, एक तो क्लोरीन को बॉन्ड बांध दिया और दूसरा क्या यहां गया और उसने जो दूसरे वाटर के ऑल मॉलिक्यूल गए, उन्होंने क्या किया, अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से इसको आयोनाइज भी कर रहे हैं। इसको क्या करते हैं, आयोनाइज भी कर, इसको आयोनाइज भी किया, उसी सॉल्वेंट ने इसको आयोनाइज भी किया, क्लोरीन को बॉन्ड भी कर दिया और अपने ओएच से जाके इस पे अटैक भी कर दिया। कितना बड़ा रोल है सॉल्वेंट का यहां पे, कितने बड़ा रोल है। इसके बॉन्ड को ब्रेक भी कर रहे हैं, सॉल्वेंट इस बॉन्ड को ब्रेक भी कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक की वजह से। बात समझ में आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होता है, वो जाके इस बॉन्ड को ब्रेक भी करेगा, प्लस क्लोरीन को ब्लॉक भी कर देगा अपने प्रोटॉन की वजह से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वजह से वो बॉन्ड तोड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ये बॉन्ड तोड़ेगा, प्रोटॉन की वजह से इसको लॉक भी करेगा और अपने OH न्यूक्लियोफाइल से यहां पे अटैक भी कर देगा। कितना बड़ा काम सॉल्वेंट का रोल है यहां पे, ठीक है। तो ये थी SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है और टर्शियरी ग्रुप, टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 शो करते हैं, टर्शियरी एल्किल हैलाइड SN1 शो करते हैं। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। पहले स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके इस पे अटैक करते हैं और एल्किल हैलाइड बना देते हैं, ठीक है। अब कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है कि कार्बोकैटायन की बता चुका हूं मैं बहुत अच्छी तरह जीओसी के लेक्चर में, कार्बोकैटायन की रिएक्टिविटी। तो कार्बोकैटायन में सबसे स्ट्रांग होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लें। हाँ, हो गया। अब एक पॉइंट और लिखिए और ये इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। एक पॉइंट और लिख लीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है आपसे। therefore the order of reactivity of alkyl halide toward SN1 रिएक्शन। अब SN का एल्किल हैलाइड दे दे आपसे पूछे कि किसमें रिएक्टिविटी क्या होगी, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी होगी टर्शियरी की। यह हेलोजन है कोई भी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, सबसे लास्ट में मिथाइल। मिथाइल में प्राइमरी होता है, ठीक है, समझ में आ रही है। SN1 के रिस्पेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल। स्क्रीनशॉट लें। हो गया। एक चीज और देख लीजिए, इसको मैं जब इसकी यहां पे मैं इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, जब आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो लेक्चर भेजूंगा उसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बताऊंगा। एक चीज समझ लो, यहां पे जो कार्बो, यहां पे समझ लो तो वहां पे समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा। जो कार्बोकैटायन बनता है, जो कार्बोकैटायन आपने बनाया, ये कार्बोकैटायन बनाया, ठीक है। इसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2, इसका हाइब्रिडेशन होता है sp2। ये प्लेनर स्पीशीज है, ये प्लेनर स्पीशीज है इस तरह से। आगे काम आएगी ये प्लेनर स्पीशीज है इस तरह से, एक प्लेन में है, प्लेनर स्पीशीज है। अब न्यूक्लियोफाइल, ये चीज स्टीरियोकेमिस्ट्री की चीज है, लेकिन हम यहां पे बता रहे हैं जिससे आपको वहां पे समझना आसान हो जाए। अब न्यूक्लियोफाइल जो OH है, ये प्लेनर स्पीशीज है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। क्या हो गया, प्लेनर स्पीशीज, ट्राइगोनल प्लेनर।
ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 में हाइब्रिडेशन क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और इससे नीचे से, ये फ्री स्पेस मिल गया। जब ये कार्बोकैटायन बन गया, कार्बोकैटायन एक फ्री स्पीशीज है, अब कार्बोकैटायन ऊपर से भी अटैक कर देगा और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ऊपर और नीचे दोनों से अटैक कर सकता है, फ्री है ये, किस रास्ते से आ रहा है। इस चीज को याद रखिएगा जब मैं इसकी स्टीरियो पढ़ाएंगे तब इस वहां पे समझ में आएगा। स्टीरियो को ऑप्टिकल आइसोमेरी में जब इसकी स्टीरियो पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा क्या कि ये इस पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। कई बुक में लिखा हुआ है आगे से फ्रंट अटैक और बैक अटैक, वो भी सही है, ठीक है। तो कार्बो जो ये न्यूक्लियोफाइल है इस पर ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। ये बात जरूर याद रखना, स्टेरियो में काम आएगी। SN1 और SN2 की स्टेरियो केमिस्ट्री भी आपके कोर्स में है, उसमें मैं बताऊंगा। लेकिन इतना समझ जाओ कि ये प्लेनर स्पीशीज है, ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन ट्राइगोनल प्लेनर स्पीशीज है। तो जो अब इसको दो रास्ते मिल रहे हैं, ऊपर से भी आ सकता है न्यूक्लियोफाइल और नीचे से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है, ठीक है। इतना समझिए, समझ में आ गई बात। ये थी SN1 मैकेनिज्म। अगले वीडियो लेक्चर में हम आपको देंगे SN2 मैकेनिज्म। थैंक यू सो मच।